राम राम कोडर्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में। इनफैक्ट आज ही नहीं, अपकमिंग फ्यू लेक्चर्स में हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस सीरीज में मैं जो भी क्वेश्चंस आपको कराऊं, ठीक है, और जो भी मैं आपको एडवाइस दूं, आपको उसको होल हार्टेडली फॉलो करना है। ठीक है, आप अगर इसको अच्छे से करते हो, जो भी इस वीडियो में बताया जा रहा है और जो भी मैं एडवाइस दे रहा हूं, तो बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज आप पाओगे कि आपका डीपी बहुत ही रीजनेबली अच्छे पोजीशन पे पहुंच चुका है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलिए आज का लेक्चर शुरू कर लेते हैं। तो अगेन बिफोर स्टार्टिंग दिस सीरीज मैं आपको बता दूं कि हमने एक ईपीएस में भी डीपी का बहुत ही शानदार प्लेलिस्ट बनाया था। ठीक है, अराउंड 50+ के अराउंड वीडियोस थे। तो आप उसको अगर साइड बाय साइड फॉलो कर लोगे तो यू विल गेन द मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम गेन के लिए आपको साइड बाय साइड पीपीएस वाला डीपी को भी कंप्लीट करना है। सेकेंड थिंग कि जब भी मैं बोलूं कि अब यहाँ पर से वीडियो पॉज करके जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करने जाना है, मतलब आपको वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जाना है। अपना जो बेस्ट हो सके आप उसको देने की कोशिश करो। बन जाए तो अच्छी बात है, और नहीं बने तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि तब आप ज्यादा सीखोगे। ठीक है, और फिर अगेन बनता है नहीं बनता है, देन अगेन फिर आप वीडियो पे कंटिन्यू करना। पर जब भी मैं बोलूं कि वीडियो को पॉज करके आपको क्वेश्चन बनाना है, तो आप वीडियो को पॉज करके आप उस क्वेश्चन पे जंप करो। ठीक है, तो फाइनली 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 शुरू करते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के साथ जो सबसे बड़ा दिक्कत आता है कि वो आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है। ठीक है, तो आपको जब भी ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिले, राइट, कि मिनिमम निकालो मैक्सिमम निकालो। ठीक है, तो इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो इन जनरल आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं। अब यहाँ पर से कभी कभी आपके ग्रीडी के भी प्रॉब्लम्स मिलेंगे, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और अगर आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हो तो अगेन आप हमारा एक बार ग्रीडी वाला प्लेलिस्ट भी इसके साथ साथ फॉलो कर लेना। वहां पर हमने हमने बहुत अच्छे से बताया था कि कौन कौन से ग्रीडी वाले प्रॉब्लम्स होते हैं। और फिर अगेन आप जब डीपी वाला प्लेलिस्ट हमारा करोगे पीपीएस का, तो वहां पर हम हर बार हर क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करके आपको बताते थे कि क्यों अगर आप ग्रीडी से जाओगे यहाँ पर तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका अच्छे से एप्टीट्यूड बिल्ड हो पाएगा कि ग्रीडी वर्सेस टीपी आपको कहां पर कब कौन सा है। ठीक है, और कब कौन सा लगाना है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आते ऑप्टिमाइजेशन आपको किस तरीके से करना होगा। जैसे कि से सपोज मेरे पास दो प्लेयर्स हैं, ए एंड बी। ठीक है, ये दोनों गेम खेल रहे हैं। गेम क्या है, बहुत ही सिंपल सा है, 1 2 233 एंड 9। ठीक है, तो ये मेरे पास एक एरे है। इस एरे में क्या करेंगे, ए और बी गेम खेलेंगे। गेम में क्या होगा, सबसे पहले ए चलेगा, फिर बी चलेगा, देन अगेन ए देन बी, इस टाइप से मूव चलते जाएगा, ए बी देन ए बी। जब तक नंबर्स बच रहा है एरे में तब तक इस टाइप से मूव चलते चलेगा। सबसे पहले ए मूव का शुरुआत करेगा, और ए के पास क्या ऑप्शन है, या तो फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द एरे या फ्रॉम द एंड ऑफ द एरे, उसको कुछ भी नंबर को चूज करना है। ठीक है, अब अ, क्या अप्रोच हो सकता है अगर हम लोग ग्रीडीली सोचें, तो ए हमेशा कौन सा नंबर सोच चूज करने की कोशिश करेगा, जो नंबर बड़ा है। ठीक है, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 1 और 9 में से। 1 और 9 में से तो बड़ा 9 है, तो ए सबसे पहले 9 को चूज कर ले अगर हम लोग ग्रीडीली चले तो। फिर बी किस नंबर को चूज करेगा, बी के पास 1 और 233 के पास ऑप्शन है। ठीक है, चूज करने का। 9 तो सिलेक्ट हो चुका है, तो बी 233 को सिलेक्ट कर लेगा। देन ए के पास अगेन 1 और 2 का ऑप्शन है, तो अगेन जो बड़ा वाला है उसको ए चूज करेगा ग्रेडिली, तो ये हो जाएगा 2। और एक बी के पास जो रिमेनिंग है उसको चूज कर लेगा बी, तो बी के पास हो जाएगा 1। तो ये आपका टोटल टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम लोग देखें तो ए तो हार रहा है, पर क्या ऐसा पॉसिबल नहीं कि ए कभी भी जीत पाए। बिल्कुल, अगर आप डीपी से सोचते, ठीक है, डायनेमिक वे में सोचते, तो बिल्कुल ए जीत सकता था। सबसे पहले आपको क्या करना था, 9 को चूज ना करके आपको 1 को चूज करना था। आपको जो शॉर्टर है, ठीक है, जो स्मॉलर है उसको आपको सिलेक्ट करना था। अगर आप यहां पर से 9 और 1 में से 1 को सिलेक्ट करते तो ए के पास 1 जाता। देन अगेन बी के पास सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या होता, 2 और 9। अब बी इरिस्पेक्टिव ऑफ 2 को चूज करे या 9 को चूज करे, से सपोज 9 को ही चूज करवा देते हैं, तो ए के पास क्या ऑप्शन रहता है, या तो वो 2 को चूज करे या 233 को चूज करे। अब ए 233 को चूज कर लेगा, तो बी के पास कुछ ऑप्शन बचेगा नहीं, ए जीत जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है। अगर आप ग्रेडीली सोचते तो आप क्या सोचते कि उस टाइम के लिए, ठीक है, लोकली उस टाइम पे लिए आपके लिए जो बेस्ट डिसीजन है आप वो लेते। अगर आप डीपी वे में सोचोगे
तो आप एक ओवरऑल क्राइटेरिया के हिसाब से देखो कि ओवरऑल मुझे स्कोर मैक्सिमम चाहिए, इस स्टेप में मुझे स्कोर को मैक्सिमाइज करूं या ना करूं इससे मतलब नहीं, फाइनली मेरा स्कोर मैक्सिमाइज होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के जब भी आपको ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम मिले तो आप वहां पर डीपी लगाने के बारे में सोच सकते हो। फर्दर आपको डीपी कब लगाना है? जैसे कि सपोज मेरे पास कुछ नंबर्स हैं 1, 2, 3। अब उससे मुझे कुछ सम बनाना है से 30। ठीक है, तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका हो सकता है 1+1+1, इस तरीके से मैं 30 टाइम्स 1 को ऐड कर दूं। या फिर हो सकता है 2+2+, इस तरीके से मैं 15 टाइम्स 2 को ऐड कर दूं। एंड 3+, इस तरीके से मैं 10 टाइम्स 3 को ऐड कर दूं। ठीक है, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब इन द एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने सारे तरीके हैं, तो वो जब भी इस तरीके का आपको काउंट का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वहां पर आप डायनामिकली सोचने की कोशिश करना। ठीक है, ये सारे आपको अगर नहीं समझ में आ रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग सारे के वैरायटी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो वो आप चिंता मत करना, हम लोग सब तरह वैरायटी के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, फर्दर आपको कभी सर्चिंग करना रहे किसी स्पेस में, जैसे कि ये आपको इन जनरल ग्राफ वगैरह में अच्छे से देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ये आपका स्टार्टिंग स्टेट है और ये आपका फाइनल स्टेट है। अब स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट पे जाने के लिए आपके पास बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। ठीक है, आउट ऑफ दीज पाथ्स आपका जो बेस्ट पाथ है आपको सर्च करना है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम आपको इन जनरल ग्राफ में मिलेंगे। जब ग्राफ में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर इस वैरायटी के बारे में हम अच्छे से और बात करेंगे। ठीक है, फर्दर आते हैं। जब भी आपको लगे कि कुछ जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो उसको अगर आपको सॉल्व करने के लिए आपको छोटा सा प्रॉब्लम का अगर आपको सॉल्यूशन पता रहता तो आप बहुत आराम से बता सकते थे। जैसे आपको कुछ कोई भी अगर आप बता दो कि अगर मैं पूछूं कि सिंपल सा कोई भी एक सम बताना है, ठीक है, तो सम की जगह पे फिबोनाची सीरीज ही ले लेते हैं। अगर आपको फिबोनाची सीरीज के बारे में मैं पूछूं, ठीक है, आई होप कि फिबोनाची सीरीज के बारे में आप सब जानते होंगे। फिबोनाची सीरीज अलग अलग लोग अलग तरीके से लिखते हैं। कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं कि पहला दो नंबर होते हैं 0 और 1। ठीक है, जो नेक्स्ट के सारे नंबर आते हैं वो अपने प्रीवियस के दो नंबर को ऐड करके आते हैं। ठीक है, तो अगर n < 2 है तो फिबोनाची ऑफ n इज n ओनली। ठीक है, अगर n < 2 तो फिबोनाची ऑफ n क्या हो जाएगा? फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2, इस तरीके से कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको मैं बोलूं कि फिबोनाची आप मुझे 5 बताओ, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? आप बोलोगे कि फिबोनाची ऑफ 4 और 3 अगर मेरे को आप बता दो, तो मैं फिबोनाची ऑफ 5 आपको मैं एक बार में बता दूं। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि 4 बताओ, तो आप मुझे बोल रहे हो कि 4 और 3 5 बताओ, तो आप बोल रहे हो मुझे 4 और 3 बताओ। ठीक है, जो भी मैं 4 पूछूंगा तो फिर आप फर्दर बोलोगे कि ये दोनों बता दो। तो इस टाइप के आपको रिपीटेड सब प्रॉब्लम्स दिखेंगे। ठीक है, जब भी इस तरीके का आपको केस दिखे तो आपको क्या करना है, वहां पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग आपके एक दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, जब भी आपको लगे कि आपको कुछ भी रिजल्ट है जो कि बार बार अलग अलग टाइम पे आपको इस्तेमाल करने का जरूरत पड़ रहा है, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए कि अगर मैं अभी जो करंटली सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, अभी जो करंटली मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, हो सकता है फर्दर जाके वो एज अ सब प्रॉब्लम किसी प्रॉब्लम में आए। ठीक है, तो इट वुड बी बेटर कि मैं इसका जो सॉल्यूशन है उसको स्टोर कर लूं। अगर मैं उसके सॉल्यूशन को स्टोर कर लूं, ठीक है, तो मुझे उसको एक्सेस करने में क्या टाइम लगेगा? अगर मैंने उसको मैप में भी स्टोर किया है तो लॉग एंड टाइम में मैं उसको सर्च कर सकता हूँ। ठीक है, रेदर देन अगर मैं उसको फिर से कैलकुलेट करने बैठूं तो वो बहुत ही हेक्टिक और टायरसम काम चला जाएगा, मेरा कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही वाइड चला जाएगा। तो उस केस में अगेन हमें सोचना चाहिए कि मैं बार बार करूं इससे अच्छा कि मैं आंसर को स्टोर करूं। ठीक है, बहुत बात हो गया, बहुत आइडेंटिफिकेशन के मतलब मार्क्स आ गए। अब एक्चुअली में किस तरीके से काम होता है उसको अपन देखते हैं। ठीक है, तो फिबोनाची के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। फिबोनाची में क्या होता है कि अगर आपका सपोज नंबर < 2 है, तो फिबोनाची ऑफ एनी नंबर, ठीक है, फिबोनाची ऑफ 2 अगर मैं बात करूं, फिबोनाची ऑफ 1 मैं बात करूं तो दैट इज 1। फिबोनाची ऑफ 0 अगर मैं बात करूं दैट इज 0। और एल्स अगर मैं नंबर जो है, जो मेरा n है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो मैं फिबोनाची ऑफ n बोलूंगा, फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2। ठीक है, तो इस तरीके से मैं बोलूंगा। अगर आपको ये जानना है तो आप पहले ये दोनों बताओ। ठीक है, तो ये क्या होता है, सबसे पहले एक बार इसका रिकर्सिव ट्री हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो
बहुत ही सिंपल है। से हम लोग फिबोनाची ऑफ 7 निकालने की कोशिश करते हैं। अगर 7 निकालना है तो मुझे आपको बताना होगा 6 और 5। ठीक है। अब अगर आपको 6 बताना है तो आपको बताना होगा 5 और 4। ठीक है। 5 बताना है तो आपको बताना होगा 5 ऑफ 4 और 3। ठीक है। 4 बताना है अगेन तो आपको जानना होगा 3 और 2। देन अगेन 2 जानना है, 3 जानना है तो अगेन आपको बताना होगा 2 एंड 1। और अगेन आपको जब 2 जानना है, फिबोनाची ऑफ 2 जानना है, तो आपको बताना पड़ेगा फिबोनाची ऑफ 1 एंड 0। ठीक है। और 1 और 0 तो हम लोग जानते हैं, दैट विल बी 1 एंड 0 इटसेल्फ। तो इधर से मैं रिपीट करूंगा, रिटर्न करूंगा। ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखो तो क्या हो रहा है कि यहां पर 7 है। ठीक है। 7 के लिए मुझे जानना है 6 और 5। ठीक है। अगेन 6 के लिए भी मुझे जानना है 5 और 4। तो अगर मुझे यहां पर से 5 का रिजल्ट पता चल जाए तो मैं सीधा सीधा यहां पर रिटर्न करा दूंगा वही आंसर। ठीक है। क्योंकि एक बार मैंने कैलकुलेट कर लिया फिबोनाची ऑफ 5 क्या होता है। तो मैं फिर से यहाँ पर क्या करूं, यहाँ पर अगर मैं फिर से जाके फिबोनाची ऑफ 4 3 इस तरीके से सॉल्व करूं तो दैट इज अ वेस्ट ऑफ रिसोर्स। इस तरीके से मुझे नहीं करना चाहिए। तो इसके जगह पे मैं क्या करूंगा, अगर मैंने किसी भी आंसर को सॉल्व कर लिया पहले ही तो मैं उस आंसर को यूज करूंगा। जैसे कि अब मैं फिबोनाची ऑफ 5 सॉल्व करने बैठा तो उसके लिए मुझे फिबोनाची ऑफ 4 और 3 सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां पर से अगेन मैं सेकंड टाइम जब भी मुझे फिबोनाची ऑफ 4 सॉल्व करने का क्वेश्चन आएगा तो मैं इस आंसर को यूज करूंगा। देन अगेन 4 पे भी अगर आप देखो तो आपको 3 और 2 का इस्तेमाल है। ठीक है। तो 3 अगेन, अगर यहां पर से आप 3 को कैलकुलेट कर ले रहे हो तो फिर दूसरी बार आपको 3 इस्तेमाल करने के लिए अगेन आपको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं, आप फिर से रिट्रीव कर सकते हो। जहां पर आपने यहाँ पर आपने कैलकुलेट किया, इसका आंसर आप स्टोर कर लो और इस टाइम पे क्या करना है आपको, अगेन उसी आंसर को रिट्रीव कर लेना है। ठीक है। अगेन इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे तो आप देखोगे कि बहुत सारे जो काम है, बहुत सारे जो कॉल्स हैं वो आप रिकर्सिवली बहुत बार कर रहे हो। तो हर बार करने की जगह पे अगर आपने उसको पहले ही कभी सॉल्व कर लिया है तो उस आंसर को आप इस्तेमाल करो। ठीक है। बहुत ही सिंपल अप्रोच है। अगर यहां पर मैं देखूं तो हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले अगर थोड़ा छोटा एग्जांपल लेते हैं 5, तो मुझे चाहिए था 4 और 3। ठीक है। 4 के लिए मुझे चाहिए था 3 और 2। 3 के लिए मुझे चाहिए था 2 एंड 1। 1 के लिए मुझे चाहिए था, 2 के लिए मुझे चाहिए था 1 एंड 0। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं। ठीक है। मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं कि मुझे 5 के लिए 4 और 3 चाहिए, 4 के लिए मुझे 3 एंड 2 चाहिए, 3 के लिए मुझे 2 एंड 1 चाहिए, 2 के लिए मुझे 1 एंड 0 चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं इस तरीके से ही चलूं, ठीक है, तो मैं एक तो सबसे पहले मैं एक चीज यहां पर से देख पा रहा हूँ कि मेरे जो नंबर्स हैं वो कभी भी 5 से तो बड़े नहीं जा रहे। तो मैं एक 5 साइज का क्या करता हूँ, एरे ही बना लेता हूँ। ठीक है। 5 साइज का मैंने एरे बना लिया, 1 2 3 4। ठीक है। और जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है। अब मुझे 5 के लिए क्या चाहिए, 4 और 3। ठीक है। 3 के लिए मुझे क्या चाहिए, 2 एंड 1। ठीक है। 2 के लिए मुझे क्या चाहिए, 1 एंड 0। तो जब भी आप 1 पे आओगे या फिर 0 पे आओगे तो आपका जो आंसर है दैट विल बी 1 एंड 0 इटसेल्फ। ठीक है। तो अगेन मुझे 1 और 0 का आंसर मिल गया तो मैं 2 का आंसर एक बार में बता दूंगा। ठीक है। 2 का आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0, दैट विल बी 1 ओनली। देन मुझे 3 का आंसर आप पूछोगे तो मैं 2 और 1 का आंसर ऐड करके बता दूंगा, दैट विल बी 2। ठीक है। अगेन अब मुझे आप 4 का पूछोगे तो मैं बता दूंगा 3 का और 2 का ऐड करके, और 3 का भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, 2 का भी 3 कैलकुलेट करने के बीच में ही हमारा आंसर आ चुका है। तो यहां पर से हमारा 3 भी कैलकुलेट हो चुका है, 2 भी कैलकुलेट हो चुका है, तो इन दोनों का सम करके रिटर्न कर देना है। ये हो जाएगा 3। ठीक है। फर्दर आगे बढ़ते हैं, 5 का अगर मुझे जानना है तो 4 प्लस 3। ठीक है। फिबोनाची ऑफ 4 प्लस फिबोनाची ऑफ 3। फिबोनाची ऑफ 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 5। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि सबसे पहले मैंने सबसे बड़े प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने की कोशिश किया, उसको सॉल्व करने के लिए मुझे छोटे छोटे से प्रॉब्लम का जरूरत पड़ा, फिर उसको सॉल्व करने के लिए मुझे और छोटे में ब्रेक डाउन करना पड़ा। मैं तब तक ब्रेक डाउन करते चला गया जब तक फिर मुझे बेस कंडीशन हिट ना कर गया या फिर फर्दर मेरा डिवीजन पॉसिबल ना रह गया। ठीक है। तब तक मैंने डिवाइड करते गया। तो इस अप्रोच को हम लोग बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है। हम लोग ऊपर से नीचे आते जाते हैं। ठीक है। और ये बहुत हद तक रिकर्शन ही होता है। रिकर्शन में हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, अगर सीधा सीधा हम लोग इसको रिकर्सिव कोड लिखते हैं तो क्या लिखते हैं कि आप जब तक n इज लेस देन 2 है तो सीधा सीधा रिटर्न n, और अगर n इज ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन
और इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिबोनाची ऑफ n इक्वल टू फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस n-2, ठीक है, और रिटर्न करना है आपको फिबोनाची ऑफ n, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या होता है, रिकर्सिव कोड होता है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि बस यहाँ पर रिटर्न करने के पहले हम लोग चेक कर ले रहे हैं कि आपने पहले से इसको कैलकुलेट किया हुआ है कि नहीं, ठीक है। अगर लेस देन 2 है तो रिटर्न कर दो, और अगर लेस देन 2 नहीं है तो आपको क्या करना है, पहले चेक करना है कि आपने इस नंबर का जो फिबोनाची है वो ऑलरेडी कैलकुलेट किया है कि नहीं, ठीक है। तो हो सकता है आपने उसको डीपी में स्टोर किया हो, तो अगेन वहां पर से आप चेक कर सकते हो। और अगर पहले से कैलकुलेट किया हुआ है तो फिर वहां से आप सीधा रिटर्न कर दो, और अगर नहीं कैलकुलेट किया है तो फिर आपको रिटर्न करना पड़ेगा, आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो ये अप्रोच हुआ। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है कि मुझे क्या था, फिबोनाची ऑफ 5 ही कैलकुलेट करना था ना। 5 को कैलकुलेट करने के मैं शुरुआत क्या कर देता हूँ, जीरो से शुरुआत करता हूँ। मुझे पता है जीरो का फिबोनाची ऑफ जीरो जीरो होता है, फिबोनाची ऑफ वन वन होता है। अब फिबोनाची ऑफ टू क्या होगा, प्रीवियस टू का मुझे ऐड करना है, प्रीवियस टू का सम वन हो गया। फिबोनाची ऑफ ये 0 1 2 3 देन 4 और ये हो गया 5, ठीक है। अब मुझे 3 कैलकुलेट करना है तो मैं प्रीवियस टू का सम कैलकुलेट करूंगा, ये आ गया 2। अब मुझे 4 कैलकुलेट करना है तो मैं प्रीवियस टू का सम कैलकुलेट करूंगा, ये हो गया 3। मुझे 5 कैलकुलेट करना है तो मैं प्रीवियस टू का सम ऐड करूंगा, ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चलते चले और स्मॉलर प्रॉब्लम से हम लोग फर्दर जो अपना टारगेट सॉल्यूशन है उसके तरफ बढ़े, ठीक है। तो इस अप्रोच को हम लोग बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच, ठीक है, बॉटम अप अप्रोच। और ये जो इन जनरल होता है वो इटरेटिव होता है। अब आगे जो भी हम क्वेश्चन करेंगे तो इसमें आपको अलग अलग वेरिएशंस दिखेंगे, अलग अलग जब आपको कोड दिखेगा तो ये आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। अभी हो सके कि आपको अच्छे से क्लियर ना हो, पर जैसे जैसे ये सीरीज आगे चलेगा या फिर आप पीपीएस को फॉलो करना चालू करोगे तो आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आना शुरू होगा, ठीक है। अब कोड एक बार देख लेते हैं। तो बॉटम अप जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, इटरेटिवली काम करते हैं। तो एक सबसे पहले हम लोग उसमें एरे बना लेंगे, जो बेस कंडीशन होगा उसके लिए हम लोग को पता है पहले से क्या आंसर होने वाला है। तो उस बेस कंडीशन को या तो हम पहले से खुद से डिफाइन कर सकते हैं अगर लिमिटेड है तो, और अगर थोड़ा ज्यादा है तो हम लूप चला के उसका बेस कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं। और फिर अगेन इटरेटिवली हम लोग क्या काम करते चलेंगे, स्मॉलर प्रॉब्लम से आगे फर्दर लार्जर प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते चलेंगे, ठीक है। बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्मॉल प्रॉब्लम को मिलाते चल रहे हैं और लार्ज बनाते चल रहे हैं। फिर द फाइनल आंसर जो होगा मेरा फाइनल फिबोनाची ऑफ एन में स्टोर होगा, उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब यही चीज अगर हम लोग टॉप डाउन अप्रोच से देखते हैं तो क्या होता, सबसे पहले तो मैंने एक डीपी एरे बना लिया, ठीक है। अब वो बेस कंडीशन अगर हिट कर जा रहा है, ठीक है, तो वहां पर से सीधा सीधा मैं रिटर्न करा दूंगा। और बेस कंडीशन वो हिट नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि पहले ही मैंने कहीं उसका आंसर तो कैलकुलेट नहीं किया है, ठीक है। अगर कैलकुलेट कर लिया है तो फिर फर्दर मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैंने उसका आंसर जो है उस डीपी एरे में मैंने स्टोर कर लिया है, उस डीपी एरे में जो भी वैल्यू है मैं उधर उधर रिटर्न कर दूंगा। और अगर नहीं कैलकुलेट किया है तो मैं क्या करूंगा, अभी कैलकुलेट करूंगा, अभी कैलकुलेट करूंगा, और इसका जो भी आंसर होगा उसको रिटर्न करने से पहले मैं अपने डीपी एरे में स्टोर कर लूंगा, ताकि फर्दर जब भी कॉल हो तो ये आंसर मेरा यूज हो सके, ठीक है। तो ये हो गया टॉप डाउन, जो कि इन जनरल होता है रिकर्सिव प्लस मेमोराइजेशन। और ये हो गया बॉटम अप, जो हो गया आपका सीधा सीधा इटरेटिव या फिर टैबुलर डीपी। इन दोनों का कोड का डिफरेंस बहुत ही सिंपल सा फिबोनाची सीरीज के कोड पे हमने देखा। अब इसके लिए भी जो थ्योरी है ना उसमें हमने पीपीएस में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, इंप्लीमेंटेशन वाइज क्या आपको डिफरेंस मिलते हैं, ठीक है। और वहां पर तो हमने प्लेलिस्ट में जब क्वेश्चन किया था तो आपको दिखा भी था कि हाँ यहाँ पर टॉप डाउन नहीं काम कर रहा है, यहाँ पर बॉटम अप लगाना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो अगेन इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको वो पीपीएस वाला जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का प्लेलिस्ट है उसको तो एक बार साथ में फॉलो करना ही पड़ेगा, तब जाके आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ठीक है। फर्दर आगे बढ़ते कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं, हालांकि हम लोग यहाँ पर थ्योरी पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। ज्यादा डिटेल्ड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप पीपीएस वाले डीपी को फॉलो कर लेना, ठीक है। तो टॉप डाउन क्या होता है, रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन। बॉटम अप क्या होता है, इटरेटिव, ठीक है। सिंपल सा बात है। फर्दर आगे बढ़ते हैं। टॉप डाउन जो होता है उसका इंप्लीमेंटेशन बहुत ईजी होता है, क्योंकि आप रिकर्सिव कोड लिख दो, और रिकर्सिव कोड में यहाँ पर आप क्या था, यही है रिकर्सिव कोड लिखना। तो हालांकि इस केस में इटरेटिव लिखना भी आसान है, पर रिकर्सिव कोड इन जनरल लिखना आसान होता है। और जहां पर आपने रिकर्सिव कोड लिख दिया बस वहां पर एक चीज आपको ऐड कर देना है कि हाँ इस स्टेट के लिए मैंने पहले से आंसर कैलकुलेट किया है क्या, अगर किया है तो वहां से रिटर्न करा देना है आपको।
उसका जो कैलकुलेटेड आंसर है पहले से। और अगर आपने नहीं कैलकुलेट किया, फिर पहले आप कैलकुलेट करो और उसका वैल्यू को स्टोर करो अपने डीपी में, एरे में, ठीक है, और फिर अगेन उसको रिटर्न करो। तो इन जनरल क्या होता है कि आप देखोगे भी हमारे उस अगेन सीरीज में ही आपको दिखेगा अच्छे से कि ये जो होता है ना, बहुत आराम से आप इम्प्लीमेंट करा पाते हो, ठीक है। तो ये अगर आप स्टार्टर या कह सकते हो मैं बिगिनर हो तो आपको ये अच्छा लगेगा। पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आप टफ कॉम्प्लेक्सिटी वाले क्वेश्चन की तरफ आप जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि बॉटम अप जो अप्रोच है वो थोड़ा स्पीड होता है। और ये हमने देखा भी था पीपीएस में। हम इंटरव्यू बिट का कोई क्वेश्चन कर रहे थे, तो वो टॉप डाउन वाले अप्रोच से वो टीएलई दे दे रहा था, अगर हम उसको बॉटम अप अप्रोच से लिख रहे थे तो एक्सेप्टेड हो जा रहा था, ठीक है। ऐसा होता क्यों है? तो जो टॉप डाउन अप्रोच है वो रिकर्सिव अप्रोच है, ठीक है। तो हर बार आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिकर्शन कॉल हो रहा है, यहाँ पर फंक्शन कॉल हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर भी फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पर भी फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पर कोई फंक्शन कॉल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तो इंडेक्स के थ्रू हम लोग एरे को एक्सेस कर रहे हैं, जो कि बहुत आराम से ऑर्डर ऑफ वन में होता है, ठीक है। ये भी कहने को तो ऑर्डर ऑफ वन में ही होता है, ठीक है, इसके लिए कुछ अलग से आपको स्पेस नहीं आता है। पर आप सोचो कि आपको एक एरे जो कि आपके सामने में स्टोर्ड है, उससे आपको कुछ इंडेक्स को, कुछ आपको एलिमेंट को रिटर्न सॉरी रिट्रीव करना है बेस्ड ऑन देयर इंडेक्स। और ये एक अलग चीज हो गया कि आपको पहले कैलकुलेट करना है, अलग से फंक्शन में जाना है, फिर आपको कैलकुलेट करके रिटर्न कराना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ओवरहेड ऐड कराता है आपका। और सेकेंड थिंग कि यहाँ पर एक और ओवरहेड आता है आपका, स्पेस का ओवरहेड, ठीक है। स्पेस का ओवरहेड कैसे आता है? क्योंकि रिकर्सन है तो रिकर्सिवली आपका स्टैक मेमोरी यूज होगा। तो अगर भगवान ना करे किसी गलत क्वेश्चन में आप फंस गए, तो यहाँ पर आपका स्टैक मेमोरी फुल भी हो सकता है। हालांकि ये तो हमारा कभी भी एक्सेप्शन आया नहीं, पर हो सकता है, कभी भी ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक दिक्कत है। फर्दर ये थोड़ा सा आपका ओवरहेड के चलते ये थोड़ा स्लो हो जाता है। आपको इन जनरल अगर वीकर टेस्ट केस है तो पास ही हो जाएगा, पर अगर अच्छा टेस्ट केस है तो वहां पर से पास होना मुश्किल है। और फर्दर अगर आपको कभी भी अपने डीपी में ऑप्टिमाइजेशन ऐड करना है, ठीक है, अलग अलग तरीके के ऑप्टिमाइजेशन होंगे जो कि हम लोग देखने वाले हैं, तो वहां पर आपको टैबुलर डीपी में कुछ भी ऑप्टिमाइजेशन ऐड करना बहुत आसान होता है एज कम्पेयर कि आपको रिकर्सिव डीपी में आपको ऐड करने को बोला जाए। तो ये सब चीज हम लोग देखेंगे इस प्लेलिस्ट में आगे, पर इन सभी पॉइंट को आप ध्यान में रखो। और इससे रिलेटेड हमने 2 वीडियो बनाया था, ठीक है, पीपीएस में। अगर आप उसको अच्छे से फॉलो कर लोगे तो आपका ये सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन बनाना आप चालू कर दो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपने फिबोनाची वाले क्वेश्चन को अच्छे से देखा है तो बिल्कुल बिल्कुल फिबोनाची जैसा ही, पर थोड़ा सा उसका डिफिकल्टी जो है थोड़ा सा उससे अच्छा है। पर इन द एंड आप देखोगे कि वो बिल्कुल बिल्कुल फिबोनाची पे ही कन्वर्ज कर रहा है। तो अगर आपने अच्छे से देख लिया है तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू ऑल कि आप उस क्वेश्चन को जाओ, ठीक है। रेटिंग वगैरह छुपा लेना, क्योंकि रेटिंग देख के हो सकता है कि आपको डर लगे। और उसके बाद क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो, बिल्कुल फ्रेशली देखने का, समझने की कोशिश करो और बनाने की कोशिश करो। फिर क्वेश्चन बनता है नहीं बनता है, नेक्स्ट सेक्शन पे हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को काफी अच्छे से पढ़ लिया होगा, उसके बाद ही आप इस एक्सप्लेनेशन पे आ रहे हो। इस क्वेश्चन में क्या है कि वास्या नाम का एक स्टूडेंट है, उसका वेकेशन चालू हो गया। उस वेकेशन में वो डिसाइड करता है या तो जिम करेगा या फिर वो कॉन्टेस्ट देगा। अब जरूरी नहीं कि हर दिन जिम खुला हो, जरूरी नहीं कि हर दिन कॉन्टेस्ट चल रहा हो। तो ये इन्फॉर्मेशन उसके पास पहले से कि किस दिन जिम खुला रहने वाला है या बंद रहने वाला है, किस दिन कॉन्टेस्ट होने वाला है नहीं होने वाला है, ये इन्फॉर्मेशन उसके पास पहले से है। अब उसको क्या करना है कि उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है वेकेशन का। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है मतलब उसको मिनिमम ऑफ डे चाहिए, ठीक है। ऑफ डे का मतलब वो कुछ भी नहीं काम कर रहा है, ठीक है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ऑन विच वास्या विल हैव अ रेस्ट। रेस्ट का मतलब ना ही वो स्पोर्ट कर रहा है ना ही वो कॉन्टेस्ट दे रहा है। तो जो इसका फ्री टाइम होना चाहिए वो उसका मिनिमम होना चाहिए। तो फ्री टाइम उसका मिनिमम हो, ठीक है, फ्री टाइम उसका मिनिमाइज हो। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि उसका काम वाला जो डेज है वो मैक्सिमाइज होना चाहिए। इसको अगर मुझे मिनिमाइज करना है तो इसको मुझे मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा कि मैं कोशिश करूं कि वास्या मैक्सिमम डे पे काम करे, तो उसके लिए जो भी कंडीशंस होते हैं उसको मैं अचीव करने की कोशिश करूंगा। एंड फाइनली मैं उसको एन में से माइनस कर दूंगा, तो आई विल गेट कि मिनिमम वो कितना दिन फ्री रह सकता है, ठीक है। और एक और प्री कंडीशन आपको दिया हुआ है कि 2 दिन लगातार वो सेम एक्टिविटी नहीं कर सकता। जैसे लास्ट दिन वो अगर जिम किया था, ठीक है, तो इस दिन भी वो जिम नहीं कर सकता, ठीक है। लास्ट दिन अगर उसने कॉन्टेस्ट दिया था तो इस दिन भी वो कॉन्टेस्ट नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये आपको कंडीशन दिया हुआ है कि वो
सेम एक्टिविटी को दो कंसेक्यूटिव डे पे नहीं कर सकता। और इन्फॉर्मेशन आपको अगेन क्वेश्चन में किस तरीके से दिया हुआ होगा कि जिम खुला हुआ है या बंद है, तो ये इस तरीके से दिया रहेगा। 0 का मतलब जिम भी क्लोज्ड, कॉन्टेस्ट भी नहीं है। 1 का मतलब जिम क्लोज्ड बट कॉन्टेस्ट इज देयर। 2 का मतलब जिम इज ओपन, कॉन्टेस्ट इज नॉट देयर। 3 का मतलब जिम इज ओपन एट द सेम टाइम कॉन्टेस्ट इज ऑल्सो देयर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे से सम अप करूं तो मेरे पास कितने सारे स्टेट्स हो सकते हैं। एक पर्टिकुलर डे पे वास्या क्या काम कर सकता है? वास्या तीन ही काम कर सकता है। या तो उस दिन वो कोई भी काम ना करे, 0 मतलब कोई भी काम ना करे, या फिर वो कॉन्टेस्ट दे सकता है। इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा 1 से। 1 का मतलब कि इस दिन पे वास्या डिसाइड करता है कि वो कॉन्टेस्ट देने वाला है। और एक और स्टेट क्या हो सकता है? 2, कि इस दिन वास्या डिसाइड करता है कि वो जिम करेगा। ठीक है, तो ये तीन स्टेट हो सकते हैं। या तो उस दिन वो कुछ ना करे, या तो उस दिन वो जिम कॉन्टेस्ट करे, या तो फिर उस दिन वो जिम करने का डिसाइड करे। ठीक है, तो यही तीन स्टेट हो सकते हैं। आई होप कि क्वेश्चन आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को डीपी से सॉल्व करेंगे। तो अभी तक के हमारे डिस्कशन में हमने पाया कि किसी दिन वास्या या तो कुछ भी नहीं कर सकता है, या तो कॉन्टेस्ट दे सकता है, या फिर वो जिम जा सकता है। ठीक है, इतना तो हमें पता है। अब हम लोग डे बाय डे अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन को। तो डे वन पे क्या है कि वास्या का कॉन्टेस्ट है। ठीक है, 1 का मतलब कि कॉन्टेस्ट चल रहा है। तो वास्या अगर आज डिसाइड करता है कि वो कॉन्टेस्ट देगा, तो मैक्सिमम उसका कितना एंगेजमेंट आएगा? ठीक है, आज कॉन्टेस्ट चल रहा है और वो आज कॉन्टेस्ट देने बैठ जा रहा है, तो उसका एंगेजमेंट क्या आएगा? 1 का। अगर वो आज कॉन्टेस्ट ना देके वो कोशिश करता कि वो जिम करे, तो जिम तो आज क्लोज्ड है, तो उसका आंसर क्या आने वाला होता? 0 एंगेजमेंट। और अगर वो आज सोचता कि वो कुछ भी ना करे, तो उसका मैक्सिमम एंगेजमेंट क्या था? 0। ठीक है, अब डे 2 पे चलते हैं। डे 2 पे उसका 3 है, मतलब जिम भी ओपन है और कॉन्टेस्ट भी चल रहा है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अगर आज के दिन वात्स्य ने डिसाइड किया कि वो कुछ भी नहीं करेगा, तो मैक्सिमम एंगेजमेंट क्या आएगा? मैक्सिमम एंगेजमेंट क्या आएगा? एक बार सोचो, 1 मिनट वीडियो को पॉज करो और सोचो कि आज के दिन वात्स्य कुछ भी नहीं करने वाला, तो मैक्सिमम आंसर क्या आने वाला है? देखो, अगर आज वात्स्य कुछ भी नहीं काम करेगा, तो मैक्सिमम आंसर मैं क्या बोल सकता हूँ कि ठीक है, आज के दिन तो वास्या कुछ नहीं कर सकता, तो पिछले दिन पे जो भी उसका मैक्सिमम एंगेजमेंट था वही कंटिन्यू कर जाएगा इस दिन में, क्योंकि इस दिन तो वास्या काम ही नहीं कर रहा। तो पिछले दिन तक, मतलब डे 1 तक जितना भी दिन वो मैक्सिमम काम करके आया था, दैट इज गोइंग टू बी माई आंसर, क्योंकि इस दिन तो वो कुछ भी काम नहीं करने वाला। तो लास्ट प्रीवियस स्टेट से मेरा मैक्सिमम आंसर क्या आया था? 1। तो ये इधर 1 आ गया। ठीक है, अब इस दिन पे वास्या ने डिसाइड किया कि वो कॉन्टेस्ट देगा। अगर वात्स्य ने इस बार डिसाइड किया कि वो कॉन्टेस्ट देगा, तो लास्ट टाइम पे वो क्या करना होना चाहिए? या तो वो जिम किया हो, या फिर वो कुछ भी नहीं किया हो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस दिन वो कॉन्टेस्ट देगा। ठीक है, तो लास्ट डे पे वो कुछ भी ना किया हो या फिर जिम किया हो, तो उसमें से बेस्ट आंसर कौन सा है? ठीक है, तो अगर वो कुछ भी नहीं कर रहा हो तो भी 0 एंगेजमेंट था, अगर वो जिम कर रहा हो तो भी उसका 0 एंगेजमेंट था। तो इन दोनों में से जो भी मेरा मेरा मैक्सिमम होगा उसको मैं स्टोर करता, पर इन दोनों में से मैक्सिमम तो कुछ है भी नहीं, 0 0 ही है। तो 0 में से जो भी मैक्सिमम है 0 ही है अगेन, तो उसमें मैं +1 कर दूंगा कि ठीक है, मैक्सिमम ऑफ दीज टू +1। तो 0 +1, दैट इज कि अगर आज वो वास्या डिसाइड करते हैं कि वो कॉन्टेस्ट देगा, तो उसका मैक्सिमम एंगेजमेंट क्या आ सकता है? 1 डे का। अगर आज वास्या डिसाइड करता है कि वो जिम करेगा, तो उसका मैक्सिमम एंगेजमेंट क्या आएगा? ठीक है, ध्यान से देखना इसको। तो अगर आज वास्या जिम करना चाहता है, तो लास्ट डे पे या तो वास्या कुछ भी ना कर रहा हो, या फिर वो कॉन्टेस्ट दे रहा हो। ठीक है, अगर वो कुछ भी नहीं करता तो मेरा मैक्सिमम एंगेजमेंट क्या था? ठीक है, डे 1 पे अगर वो कुछ भी नहीं करता तो मैक्सिमम कितने दिन एंगेज हो रहा था? 0 डेज। अगर वो लास्ट डे पे कॉन्टेस्ट दे रहा होता तो मैक्सिमम कितने दिन एंगेज होता? 1 डे। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उसमें +1 अपन कर देंगे, क्योंकि आज तो जिम खुला हुआ है। ठीक है, अगर वो आज बात कर रहे हैं कि जिम जाना चाह रहा है, ठीक है, तो पॉसिबल है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उसको +1 कर दूंगा कि आज वो जिम जा रहा है, तो +1 उसके लिए। और लास्ट में उसने या तो कॉन्टेस्ट दिया हो या तो फिर वो कुछ नहीं किया हो, तो उसमें से जो भी मैक्सिमम उसका वर्क आ रहा है उसको मैं ले लूंगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी माई आंसर। ठीक है, तो 1 + 1, ये 2 डेज मैक्सिमम इंगेज हो जाएगा कि आज अगर वो जिम करने का डिसाइड करता है तो मान लो 2 ही दिन का मेरा वेकेशन है, तो मैं बाय द एंड ऑफ 2 डेज मैं बोल सकता हूँ कि अगर वो आज सेकेंड डे पे कुछ भी नहीं कर रहा हो, ठीक है,
तो मैक्सिमम कितने दिन एंगेज रह सकता है? 1 डे एंगेज रह सकता है। अगर सेकंड डे पे वो कॉन्टेस्ट देने का डिसाइड करते हैं तो मैक्सिमम एक ही दिन एंगेज हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम पे उसने कॉन्टेस्ट दिया था, तो इस टाइम पे भी अगेन वो कॉन्टेस्ट तो दे नहीं सकता, तो या तो जिम वाले से वापस ले या फिर वो जीरो वाले से वापस ले। अगर वो आज डिसाइड करता है कि जिम करेगा बाय द एंड ऑफ सेकंड डे ऑफ वेकेशन, तो कितना दिन एंगेज हो सकता है? 2 डेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डे 3 पे। अगेन अगर वास्या आज के दिन बोल देता है कि मैं कुछ भी नहीं करने वाला, ठीक है, तो उसका मैक्सिमम कितना एंगेजमेंट आएगा? सोच लो बहुत आराम से, कि आज वो कुछ भी नहीं कर रहा, तो पिछले जितने भी दिन थे उसमें से जो भी मेरा मैक्सिमम एंगेजमेंट था वही यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, तो इन सभी में से मैक्सिमम क्या था? मैक्सिमम एंगेजमेंट था यहाँ पर 2। ठीक है, 2 दिन का एंगेजमेंट, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। फर्दर आगे बढ़ते हैं। आज के दिन क्या है? उसका जिम खुला हुआ है। ठीक है, जिम खुला हुआ है, राइट? तो वो जिम कर सकता है। जिम कर सकता है कि मतलब क्या हो गया, कि लास्ट दिन उसने या तो कुछ भी ना किया हो या फिर उसने कॉन्टेस्ट दिया हो। ठीक है, इन दोनों में से मैक्सिमम उसका जो भी एंगेजमेंट आ रहा है उसमें से मैं +1 कर दूंगा। ठीक है, तो उसमें से मैक्सिमम जो भी आ रहा है उसमें से मैं +1 कर दूंगा, तो मैक्सिमम किस में से आ रहा है? या तो उसने कॉन्टेस्ट दिया हो या तो कुछ भी नहीं किया, तो दोनों में से 1 ही आ रहा है। तो 1 + 1 इसका टोटल एंगेजमेंट आ जाएगा 2, अगर आज के दिन वो डिसाइड करता है कि वो जिम करेगा तो। ठीक है, अब वास्य अगर डिसाइड करते हैं कि आज के दिन वो कॉन्टेस्ट देगा, पर कॉन्टेस्ट तो है नहीं। ठीक है, कॉन्टेस्ट तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आज के दिन वास्य कॉन्टेस्ट तो दे नहीं पाएगा। तो अभी के लिए मैक्सिमम एंगेजमेंट क्या आएगा, कि आज के दिन अगर वास्य डिसाइड करते हैं कॉन्टेस्ट देगा, कॉन्टेस्ट है नहीं, तो मैक्सिमम एंगेजमेंट क्या आने वाला है? अब तक का जो भी मैक्सिमम था, ठीक है, डे 2 तक का। ठीक है, डे 3 पे तो कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, दैट इज टोटली इक्वल कि आज वो कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, तो आज अगर वो कुछ नहीं कर रहा तो उसका मैक्सिमम क्या था? 2 डेज का एंगेजमेंट, तो वही 2 डेज का एंगेजमेंट यहाँ पर भी प्रिवेल कर जाएगा, कि अब तक का डे 2 और डे 1 में जितना भी वास्य काम कर रहा है तो उसमें से जो मैक्सिमम एंगेजमेंट है दैट इज गोइंग टू प्रिवेल हियर। ठीक है, फर्दर आगे बढ़ते हैं डे 4 पे। डे 4 पे अगर वास्य डिसाइड करता है, ठीक है, कि वो कुछ भी काम नहीं करेगा, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंगेजमेंट डेज? तो 3 दिन तक में वो जितना मैक्सिमम दिन काम कर चुका था, दैट इज गोइंग टू बी माई आंसर। तो ये तो मैं आग बंद करके अभी तक का जो मैक्सिमम आंसर है उसको यहाँ पर पुट कर दूंगा। अब मैं फर्दर देखता हूँ कि वो जिम कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो आज के दिन जिम भी क्लोज्ड है एंड कॉन्टेस्ट भी नहीं चल रहा, तो उन दोनों का भी एंगेजमेंट क्या आने वाला है? एज इट इज, अब तक का जो भी मैक्सिमम था वही यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चले कि हम 2 को किस चीज का जरूरत होगा। 2 अगर हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग को डे 1 का जरूरत होगा, तो सबसे पहले हमने डे 1 को सॉल्व कर लिया। अब डे 1 के हेल्प से हम लोग डे 2 को सॉल्व कर लेंगे, डे 2 के हेल्प से हम लोग डे 3 को सॉल्व कर लेंगे, डे 3 के हेल्प से हम लोग डे 4 को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक पर्टिकुलर डे को अगर सॉल्व करना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर डे एक्स एक्स को अगर हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमें x-1 का सॉल्यूशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या कर ले रहे हैं, सबसे जो पहला केस क्या हो सकता है कि फर्स्ट डे का इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो, तो फर्स्ट के इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम सेकंड सॉल्व कर सकते हैं, देन इसी तरीके से हम जाते जाते nth डे का भी सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है। अब सेकंड, ठीक है, ये कौन सा अप्रोच हुआ, ये कौन सा अप्रोच हुआ, आप बताओ, वीडियो को पॉज करो, बताओ ये कौन सा अप्रोच है? दैट इज बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच, आप शुरुआत से शुरू कर रहे हो, ठीक है, डे 1 से शुरू कर रहे हो और फिर एंड तक जा रहे हो, ये हो गया आपका बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग टॉप डाउन अप्रोच पे। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच पे तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा बोलेंगे कि 4th डे पे मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। ठीक है, 0 यहां पर दिया हुआ है। अब बताओ मेरे को मैक्सिमम कितना एंगेजमेंट डे आएगा? कितना अटपटन सा सवाल आपको लग रहा है कि 4th डे पे आप कुछ नहीं करना चाहते, मैक्सिमम आंसर बताओ। तो फोर्थ वाला बोलेगा कि ठीक है मैं बता दूंगा, 3rd डे पे जो भी मैक्सिमम था ना, मैक्सिमम आउट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज आपका जो भी एंगेजमेंट था वही आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, थर्ड वाले से हम पूछेंगे कि थर्ड वाले भाई बताओ आपका मैक्सिमम, या तो आप कुछ ना कर रहे हो या फिर आप कॉन्टेस्ट दे रहे हो या फिर आप जिम कर रहे हो, तो इन तीनों एक्टिविटीज में से जो भी आपका मैक्सिमम डे एंगेजमेंट आ रहा है करेंटली, तो आप बताओ उनमें से आपको कौन सा मैक्सिमम है। उसका आंसर होगा फोर्थ वाले का आंसर। तो थर्ड वाला क्या बोलेगा कि ठीक है आज के दिन तो मैं जिम कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप मेरे को पहले ये बता दो कि अगर मैं लास्ट डे पे या तो कॉन्टेस्ट देता या फिर मैं कुछ नहीं करता तो उसमें से मैक्सिमम क्या था, उसमें मैं +1 कर दूंगा। और मैं अगर आज के दिन कॉन्टेस्ट देता या फिर कुछ भी नहीं करता तो मतलब क्या हो गया कि सेकेंड डे तक जो भी मेरा मैक्सिमम था वो मेरे को बता दो। ठीक है,
इन अभी तक मैं सेकंड डे पे जो भी मैक्सिमम मेरा एंगेजमेंट डे था वो मेरे को बता दो, और मेरे को बता दो कि लास्ट डे पे अगर मैं कॉन्टेस्ट देता या कुछ नहीं करता उसमें से +1 कर दो। ठीक है, इन दोनों में से जो भी मेरा मैक्सिमम होगा दैट इज गोइंग टू बी माई आंसर। अब एक तो मेरे को ये पता करना होगा अब सबसे पहले कि लास्ट डे पे अगर वो कॉन्टेस्ट देता या फिर कुछ भी नहीं करता तो उसमें से मैक्सिमम कौन सा आंसर था। ठीक है, और एक मेरे को पता करना पड़ेगा कि सेकंड डे तक वो मैक्सिमम एंगेजमेंट उसका क्या था। ठीक है, तो अगेन इसके लिए मुझे प्रीवियस स्टेट तक जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर सेकंड डे पे मैं जाऊंगा तो उसके लिए वो फर्स्ट डे पे रिट्रेट करेगा। पर अगर मैं फर्स्ट डे तक पहुंच गया तो फिर फर्स्ट डे पीछे वापस किसी के तरफ मुझे नहीं रिडायरेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहां से फिर मेरा सॉल्व होना चालू होगा। फर्स्ट वाला आंसर बता देगा फर्स्ट वाले के आंसर से, सेकंड वाला अपना आंसर बता देगा सेकंड वाले के आंसर से, थर्ड वाला अपना आंसर बताएगा और थर्ड वाले के आंसर से फोर्थ वाला अपना आंसर फाइनली मेरे को बता देगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा चलेगा टॉप डाउन डीपी। तो ये अगर आप हमारा पीपीएस फॉलो करोगे तो पहले हमने टॉप डाउन डीपी के बारे में ही बहुत ज्यादा बात किया है। तो अगर आप आज वाला बॉटम अप अप्रोच जो कि मैं जिसका कोड भी आज डिस्कस करूंगा वो आप देख लेते हो, तो आई वुड हाईली प्रॉम्प्ट यू कि आप या तो टॉप डाउन खुद से लिखो, और खुद से अगर नहीं लिख पा रहे हो तो पीपीएस के 3-4 वीडियो आप देखने की कोशिश करो, उसके बाद फिर आप टॉप डाउन खुद से लिखने की कोशिश करना, हो जाएगा। क्योंकि आपको बॉटम अप पता है, बॉटम अप से थोड़ा सा ही आगे पीछे करके आप टॉप डाउन पे पहुंचोगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पार्ट क्लियर हो गया होगा। अगर एक्सप्लेनेशन पार्ट क्लियर है तो आई वुड हाईली प्रॉम्प्ट यू कि या तो आप टॉप डाउन या बॉटम अप खुद से लिखने की कोशिश करो। आगे चल के हम लोग बॉटम अप का कोड डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आज के कोड एक्सप्लेनेशन पार्ट। यहाँ पर सबसे पहले मैंने इनपुट ले लिया कि वास्य आज के दिन क्या करना चाहता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर डे पे वो मैंने इन्फॉर्मेशन ले लिया। अब मैंने यहाँ पर 2D डीपी इनिशियलाइज किया। अगर आप इसको चाहो तो अगेन 2D डीपी के इस्तेमाल के बिना भी कर सकते हो, और दैट डिपेंड्स अपॉन योर थिंकिंग। मैं वो आपके लिए छोड़ूंगा, मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा कि आप इसको कितना और ऑप्टिमाइज कर सकते हो, आप इसको कितना कम स्पेस इस्तेमाल लेके कर सकते हो। ठीक है, वो मैं आपके लिए छोड़ूंगा। फर्दर मैंने एक और वेरिएबल लिया है मैक्सा, जो अभी तक का वास्य मैक्सिमम कितने दिन इंगेज रहा है वो मैं इस वेरिएबल में स्टोर करने वाला हूँ। ठीक है, और ये 2D डीपी क्यों है? क्योंकि एक पर्टिकुलर डे पे मुझे सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, मुझे n-1th डे का इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब n-1th डे पे भी मुझे 3 तरीके के इन्फॉर्मेशन होंगे। एक तो कुछ भी ना कर रहा हो तो मैक्सिमम कितना इंगेज रहा, आज वो कॉन्टेस्ट दे रहा हो n-1th डे पे तो कितना दिन इंगेज रहा है, अगर वो जिम कर रहा हो तो मैक्सिमम कितने दिन इंगेज रहा है, वो मैं स्टोर करूँ। ठीक है, तो ये मुझे 2 स्टेट चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फर्दर आगे बढ़ते हैं, तो किसी भी स्टेट को मैं शुरुआत करने से पहले मैं क्या चीज से इनिशियलाइज कर दूंगा कि अब तक का मेरा मैक्सिमम क्या है उससे मैं इनिशियलाइज कर दूंगा। ठीक है, कि आज के दिन वास्य अगर कॉन्टेस्ट ना भी दे पाए, जिम ना भी कर पाए, ठीक है, कुछ भी ना करे, तो भी n-1th डे तक का जो भी मेरा मैक्सिमम था उतना दिन तो एंगेज रह ही सकता है, तो उससे मैं इनिशियलाइज कर दूंगा। ठीक है, सबको। अब फर्दर आगे बढ़ते हैं। अगर आज के दिन कॉन्टेस्ट चल रहा है, ठीक है, तो 1 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है, तो आज के दिन वास्य कॉन्टेस्ट दे सकता है। अब बताओ कि मैक्सिमम एंगेजमेंट अगर आज वास्य कॉन्टेस्ट दे रहा है तो कितना का हो सकता है। तो दैट विल बी मैक्सिमम ऑफ लास्ट में वास्य ने या तो कुछ भी ना किया हो या फिर वास्य ने जिम किया हो। ठीक है, +1। ठीक है, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होने वाला है उसमें से मैं +1 कर दूंगा, दैट विल गिव मी मैक्सिमम एंगेजमेंट। ठीक है, अगर आज वास्य कॉन्टेस्ट दे रहा है तो ठीक है, तो ये मैंने मैक्सिमम निकाल लिया इन दोनों में से, और उसमें से मैं +1 कर दूंगा, दैट विल गिव मी मैक्सिमम एंगेजमेंट। और मैक्सिमा को मैं अगेन एंगेज सॉरी क्या कह सकते हैं, कंपेयर कर लूंगा कि मैक्सिमा अगर मेरा चेंज हो रहा है क्या, अपडेट हो रहा है क्या, तो अपडेट के लिए मैं एक बार चेक कर लूंगा। फर्दर अगर आज के दिन या तो जिम ओपन रहा या फिर जिम और कॉन्टेस्ट दोनों हो रहा हो, तो उस केस में मेरा मैक्सिमम क्या आएगा। ठीक है, सेकंड स्टेट के लिए मेरा मैक्सिमम क्या आएगा। तो अगर आज वो जिम करने का डिसाइड करता है तो लास्ट डे पे या तो वो कुछ ना कर रहा हो या फिर वो कॉन्टेस्ट दे रहा हो, तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम एंगेजमेंट रहेगा उसमें मैं क्या करूंगा, +1 करूंगा। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है उसको मैं +1 कर दूंगा, दैट विल गिव मी आंसर कि आज वो अगर जिम करने का डिसाइड कर लेता है तो उसका कितना मैक्सिमम एंगेजमेंट आएगा। ठीक है, और ये कंडीशन क्या चेक करेगा कि जिम करने का डिसाइड कर ले रहा है और जिम भी आज ओपन है तो। ठीक है, और अगेन मैं मैक्सा का चेक कर लूंगा कि अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके लिए। ठीक है, तो फाइनली जब मैं पूरा लूप चला लूंगा तो वास्य मैक्सिमम nth डे के बाद, ठीक है, nth डे के बाद कितने दिन इंगेज रह सका है इसका मुझे आंसर मिल जाएगा, और n- मैक्सिमा विल बी माई आंसर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा।
और इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है। अब अगेन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इस कोड में से ना आप कुछ कुछ पार्ट जो है वो अननेसेसरी है। ठीक है, अननेसेसरी है, पर आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एडिशनली उसको ऐड किया। ठीक है, बहुत सारी चीज अननेसेसरी है जिसको आप अगर हटा दो तो भी कोड काम करेगा। अब ये ऑप्टिमाइजेशन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप इस कोड को एक बार यहाँ पर स्क्रीन को रोक लो। ठीक है, आप इस कोड को खुद से एज इट इज लिख लेना अगर आपने अभी तक खुद से कोड नहीं लिखा हो तो, या फिर आपने इससे भी अच्छा इम्प्लीमेंटेशन किया है, कुछ भी आपने इससे कम वेरिएबल्स इस्तेमाल किए हैं, तो आप उसको प्रेजेंट करना। या फिर आप इसको, ठीक है, इस पर्टिकुलर कोड में क्या हम चीज और कम कर सकते हैं वो आप एक बार मेरे को बताना। ठीक है, तो आई विल बी वेटिंग। ठीक है, आप इसको और फर्दर कितना ऑप्टिमाइज करते हो, और फर्दर आप उस पे दो तीन लाइन भी लिख सकते हो कि आपके जो फर्दर दोस्त होंगे वो उसको देख के अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए होमवर्क रहेगा। और सेकंड थिंग आपके लिए क्या होमवर्क रहने वाला है, सेकंड थिंग कि आप इसको टॉप डाउन डीपी से खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो, और फर्दर पीपीएस के आप 1 से लेकर के 5 तक के जो वीडियोस हैं, ठीक है, उसको आप करने की कोशिश करो खुद से। ठीक है, तो दैट इज गोइंग टू बी आवर होमवर्क। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और अच्छे कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चन को देखेंगे। तो ठीक है, दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।